हेलो एवरीवन। तो बच्चों, हमने अपनी पिछली वीडियो में भोजन के घटक के बारे में पढ़ा था और उसमें हमने किन किन चीज़ों के बारे में पढ़ा था। हमने पढ़ा था कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन और विटामिन के बारे में। और हमने उसमें क्या सीखा था कि हमें कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन किन किन चीज़ों से मिलते हैं, ये हमारे शरीर के लिए क्यों आवश्यक है। अब हम बच्चों अपने अन्य पोषक पदार्थों के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा एक और पोषक पदार्थ जो हमें हमारे भोजनों से मिलता है वो है बच्चों खनिज लवण। खनिज लवण, हमारे शरीर को खनिज लवणों की आवश्यकता अल्प मात्रा में होती है। शरीर के उचित विकास तथा अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रत्येक खनिज लवण आवश्यक है। यानी कि हमारे शरीर को कुछ खनिज लवणों की, कुछ मिनरल्स की भी आवश्यकता, थोड़ी मात्रा में सही लेकिन आवश्यकता होती है। और ये जो खनिज लवण है ये किस काम आते हैं? हमारे उचित विकास और अच्छे स्वास्थ्य के लिए। यानी कि हमारे जितने भी मिनरल्स हैं, जितने भी खनिज लवण हैं, वो सब हमारे अच्छे स्वास्थ्य और शरीर के उचित विकास के लिए ज़रूरी है। अगर हमारे शरीर में इन खनिज लवणों की कमी हो जाएगी तो हमारा स्वास्थ्य और शरीर के उचित विकास पर दुष्प्रभाव पड़ेगा। इसलिए हमें उचित मात्रा में ये खनिज लवण अपने भोजन में सम्मिलित करने चाहिए। तो अब बच्चों हम चलते हैं अपने पहले खनिज लवण की तरफ, वो है आयोडीन। आयोडीन हमें किन किन चीज़ों से मिलता है? आयोडीन हमें मिलता है पालक से। जितनी पालक, अदरक, इसके अलावा ये जो क्रैब है जिसे केकड़ा कहते हैं, नमक से, मछलियों से। तो यानी कि बच्चों हमें आयोडीन पालक से मिलता है, नमक से, नमक में भी आयोडीन होता है। इसके अलावा अदरक में भी आयोडीन मिलता है, मछली, ये सब क्या है? आयोडीन के स्रोत हैं। तो हमारा पहला खनिज लवण है आयोडीन और आयोडीन के स्रोत हैं पालक, अदरक, केकड़ा, मछली और नमक। ठीक है। अगला हमारा खनिज लवण है, खनिज पदार्थ है फास्फोरस। तो बच्चों फास्फोरस के कुछ स्रोत कौन कौन से हैं? दूध, दूध से हमें फास्फोरस भी मिलता है। इसके अलावा चावल, गेहूँ, केले और हरी मिर्च। तो हरी मिर्च, गेहूँ, चावल, दूध, इन सब से हमें खनिज लवण मिलते हैं। यानी कि ये जो फास्फोरस हमारा जो खनिज पदार्थ है, एक फास्फोरस, इसको हम कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं? केलों से, दूध से, हरी मिर्च से, और जो गेहूं चावल हम खाते हैं उनसे हमें फास्फोरस भी मिलता है। अगला हमारा खनिज पदार्थ है लौह, जिसे हम आयरन भी कहते हैं। तो लौह यानी आयरन के कुछ स्रोत क्या हैं? हरी पत्तेदार सब्जियां, खासकर पालक, सेब, यकृत और अमरूद। तो ये सब क्या है बच्चों? आयरन के यानी कि लौह के स्रोत हैं मुख्य। क्योंकि जो पालक होती है, सेब होता है, अमरूद होता है, यकृत होता है, इनसे हमें काफ़ी मात्रा में आयरन यानी लौह प्राप्त होता है। इसके अलावा हमारा अन्य खनिज लवण है कैल्शियम। तो कैल्शियम हमें किन किन चीज़ों से मिलता है बच्चों? दूध और अंडे से। दूध और अंडे से हमें कैल्शियम प्राप्त होता है। कच्ची सामग्री में एक निश्चित पोषक की मात्रा दूसरे पोषक की मात्रा से अधिक हो सकती है। यानी कि बच्चों जो भी हमारे पास भोजन उपलब्ध है, जैसे कि दूध, अंडा, इसके अलावा गेहूँ, चावल, फल, सब्जियां, ये सब क्या है? ये हमारी कच्ची सामग्री है जिनसे हमें अलग अलग पोषक पदार्थ मिलते हैं। लेकिन हर पोषक पदार्थ में जो अलग अलग, हर भोजन में, हर सामग्री में जो पोषक पदार्थों की मात्रा है वो अलग अलग होती है। यानी कि किसी एक चीज़ के अंदर प्रोटीन ज़्यादा हो सकता है तो कार्बोहाइड्रेट कम हो सकता है, किसी में फैट ज़्यादा होगा तो प्रोटीन कम होगा। यानी कि अलग अलग सामग्रियों में अलग अलग पोषक पदार्थों की मात्रा होती है। इसलिए यहाँ लिखा है कच्ची सामग्री में एक निश्चित पोषक की मात्रा दूसरे पोषकों की मात्रा से अधिक हो सकती है। उदाहरण के लिए चावल में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा दूसरे पोषकों से अधिक होती है। यानी कि जितना कार्बोहाइड्रेट हमें चावल से मिलता है वो बाकी जो पदार्थ होंगे उनमें कम मिलेगा। यानी चावल में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज़्यादा मिलेगी,
बाकी पोषकों की तरह, यानी कि चावल में कार्बोहाइड्रेट हमें सबसे ज़्यादा, उसके बाद हमें अन्य जैसे फास्फोरस, खनिज लवण मिल जाएंगे, हमें बाकी की चीज़ें भी हमें चावल से मिलेगी, लेकिन सबसे ज़्यादा क्या मिलेगा हमें उसमें कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि चावल कार्बोहाइड्रेट समृद्ध भोजन है, यानी कि चूंकि कार्बोहाइड्रेट हमें चावल से ज़्यादा मिल रहा है, चावल में ज़्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट होता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि चावल कार्बोहाइड्रेट समृद्ध भोजन है। ठीक है। इन पोषकों के अलावा हमारे शरीर को आहारी रेशों तथा जल की भी आवश्यकता होती है। आहारी रेशे रुक्षांश के नाम से भी जाने जाते हैं। हमारे खाने में रुक्षांश की पूर्ति मुख्यतः पादप उत्पादों से होती है। रुक्षांश के मुख्य स्रोत साबुत खाद्यान्न, साबुत अनाज जिन्हें हम कहते हैं, दाल, आलू, ताज़े फल और सब्जियां हैं। यानी कि जो ये रुक्षांश है, ये जो आहारी रेशे हैं जिन्हें हम फाइबर कहते हैं, ये हमें किन से ज़्यादा मिलता है? ये हमें मिलता है साबुत अनाज, साबुत खाद्यान्न से, इसके अलावा दालों से, आलू से, जो फ्रेश फ्रूट्स होते हैं, ताज़े फल और सब्जियों से। रुक्षांश हमारे शरीर को कोई पोषक प्रदान नहीं करते हैं, यानी कि जो रुक्षांश है, जो फाइबर है, वो हमारे शरीर को कोई पोषक प्रदान नहीं करता, लेकिन ये हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। फिर भी यह हमारे भोजन का एक आवश्यक अवयव है। इसका आयतन और इसका आयतन बढ़ा देते हैं, यानी कि ये जो रुक्षांश है हमारे भोजन का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, और ये क्या करता है, भोजन का जो आयतन है उसके वॉल्यूम को बढ़ा देता है। रुक्षांश बिना बचे भोजन को बाहर निकालने में हमारे शरीर की सहायता भी करता है। अब पढ़ेंगे बच्चों हम जल के बारे में। जल भोजन में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करने में हमारे शरीर की सहायता करता है, यानी कि जो भोजन हम खाते हैं उनमें जितने भी पोषक पदार्थ होते हैं, जितने भी तत्व होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया या बाकी जो हमारे वसा, विटामिन, ये सब हैं, उनको अब्जॉर्ब करने के लिए, उनको अवशोषित करने में हमारे शरीर की सहायता कौन करता है? जल करता है। यह कुछ अपशिष्ट पदार्थों जैसे कि मूत्र तथा पसीने को शरीर से बाहर निकालने में सहायता करता है। सामान्यतः हमारे शरीर को जितने जल की आवश्यकता होती है वह हमें उन वस्तुओं से प्राप्त होता है जिन्हें हम द्रव रूप में लेते हैं, जैसे कि जल, दूध और चाय। यानी कि जो हम पानी पीते हैं, दूध और चाय लेते हैं, उनसे हमारे शरीर को जितने जल की आवश्यकता होती है वो हमें प्राप्त हो जाती है। उसकी पूर्ति हमें इन चाय, दूध और जल से, जो हम पानी पीते हैं, उससे हो जाती है। इसलिए हमें अपने शरीर में जो पानी का स्तर है वो हमेशा बनाए रखना चाहिए। इसके अतिरिक्त हम जो भी भोजन पकाते हैं उसमें भी पानी का प्रयोग किया जाता है, तो इन सब से क्या है, हमें जल की प्राप्ति हो जाती है। अब पढ़ेंगे बच्चों हम संतुलित आहार के बारे में। संतुलित आहार क्या होता है, चलिए देखते हैं। सामान्यतः पूरे दिन में जो कुछ भी हम खाते हैं उसे आहार कहते हैं, यानी जो भी हम भोजन करते हैं वो क्या है, आहार है। हमारे शरीर की वृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हमारे आहार में वे सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में होने चाहिए जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता है। यानी कि जो भी भोजन हम करते हैं जिसे हम आहार कहते हैं, वो हमें एक संतुलित रूप में प्राप्त होना चाहिए, यानी कि हमें वो सब चीज़ें अपने भोजन में शामिल करनी चाहिए जो हमारे शरीर की वृद्धि और स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी हैं। कोई भी पोषक तत्व ना आवश्यकता से अधिक हो ना ही कम, यानी कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम सिर्फ वसा वाला भोजन कर रहे हैं, उससे क्या होगा, हमारे शरीर में वसा की ज़्यादा अधिकता हो जाएगी, लेकिन जो बाकी के पोषक पदार्थ है उनकी हमारे शरीर में कमी हो जाएगी। तो हमें जो भी भोजन करना है, जो भी आहार ले रहे हैं, वो संतुलित होना चाहिए, यानी कि उसमें सभी पोषक पदार्थ उपस्थित होने चाहिए। जो भी हम खाने में ले रहे हैं, चाहे वो चावल हो, रोटी हो, कुछ भी हो, हमें एक संतुलित रूप में लेनी चाहिए ताकि हमें सभी प्रकार के पोषक पदार्थ मिलें। किसी की ना तो अधिकता होनी चाहिए ना ही कमी। हाँ, हमारे आहार में
पर्याप्त मात्रा में वृक्षांश तथा जल भी होना चाहिए, यानी कि हमें अपने खाने में वृक्षांश और जल को भी शामिल करना चाहिए। इस प्रकार के आहार को संतुलित आहार कहते हैं, यानी जिस आहार में एक उचित मात्रा में कार्बोहाइड्रेट, एक उचित मात्रा में वसा, विटामिन, प्रोटीन, जल, खनिज लवण, वृक्षांश, इन सब का एक अच्छा सम्मिलन होता है, एक अच्छा रूप होता है खाने में, जिनसे हमें ये सभी पदार्थ की पूर्ति होती है, उसी आहार को हम संतुलित आहार कहते हैं। यानी कि ना तो कोई पोषक तत्व अधिक होना चाहिए, ना ही कम, ताकि जो हमारे शरीर में इन पोषक पदार्थों की जो मात्रा है वो हमेशा सदैव संतुलित बनी रहे। ठीक है। दालें, मूंगफली, सोयाबीन, अंकुरित बीज, किण्वित भोजन, जिसे हम दक्षिण भारतीय भोजन जैसे इडली है, ये सब क्या है? किण्वित भोजन है। आटे का मिश्रण जैसे कि मिस्सी रोटी, थेपला, अनाज व दालों से बना होता है थेपला, केला, पालक, सत्तू, गुड़, उपलब्ध सब्जियां तथा इसी प्रकार के अन्य भोजन कई पोषक उपलब्ध कराते हैं। इसलिए कोई व्यक्ति अल्प व्यय में भी संतुलित आहार खा सकता है। यानी कि अगर हम अपने भोजन में दाल, मूंगफली, सोयाबीन, अंकुरित बीज, इसके अलावा जो दक्षिण भारतीय भोजन जिसे किण्वित भोजन कहते हैं, जैसे कि इडली हो गया, इसके अलावा आटे का मिश्रण जैसे मिस्सी रोटी, थेपला, और इसके अलावा फल सब्जियां हो गई हमारी, केला, पालक, सत्तू, गुड़, जो भी सब्जियां हमारे आसपास उपलब्ध हैं, इन सबको अगर हम बच्चों अपने खाने में सम्मिलित करेंगे तो हम अधिक व्यय किए बिना, ज़्यादा खर्चा किए बिना भी एक उचित आहार, एक संतुलित आहार खा सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे बच्चों अभावजन्य रोग के बारे में। एक व्यक्ति खाने के लिए पर्याप्त भोजन पा रहा है, लेकिन कभी कभी उसके भोजन में किसी विशेष पोषक की कमी हो जाती है। यदि यह कमी लंबी अवधि तक रहती है तो वह व्यक्ति उसके अभाव से ग्रसित हो सकता है। एक या अधिक पोषक तत्वों का अभाव हमारे शरीर में रोग और विकृतियां उत्पन्न कर सकता है। वे रोग जो लंबी अवधि तक पोषकों के अभाव के कारण होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? अभावजन्य रोग कहते हैं। यानी कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो भोजन तो पर्याप्त मात्रा में कर रहा है, लेकिन उसके भोजन में किसी एक पोषक तत्व की, एक पोषक पदार्थ की कमी है और वो लंबे समय तक उसी प्रकार का भोजन कर रहा है, तो क्या होगा बच्चों? उसके शरीर में उस पोषक पदार्थ की कमी हो जाएगी। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वो भोजन तो कर रहा है, लेकिन वो मान लीजिए विटामिन सी हमें जिन जिन चीज़ों से मिलता है वो नहीं खा रहा है, तो क्या होगा? एक समय के बाद उसके शरीर में विटामिन सी की कमी हो जाएगी और विटामिन सी की कमी से उसके शरीर में रोग उत्पन्न होगा और इस रोग को कहेंगे हम अभावजन्य रोग। यानी कि किसी भी पोषक पदार्थ के अभाव में होने वाला रोग अभावजन्य रोग कहलाता है। यदि कोई व्यक्ति अपने भोजन में पर्याप्त प्रोटीन नहीं ले रहा है तो उसे कुछ रोग हो सकते हैं, जैसे कि वृद्धि का अवरुद्ध होना, चेहरे पर सूजन, बालों के रंग का उड़ना, त्वचा की बीमारियां और पेचिश आदि। यानी कि अगर कोई व्यक्ति है और वो अपने भोजन में पर्याप्त रूप से प्रोटीन नहीं ले रहा है, यानी वो भोजन तो कर रहा है लेकिन उसमें प्रोटीन की कमी है, वो दालें, अंडे जिनसे हमें प्रोटीन मिलता है वो सब नहीं ले रहा है, तो उसे कौन से रोग हो सकते हैं? उसके अभाव में उसकी जो वृद्धि है वो अवरुद्ध हो सकती है, क्योंकि प्रोटीन क्या है? शरीर की वृद्धि में काफ़ी सहायक होता है। इसके अलावा चेहरे पर सूजन हो सकती है प्रोटीन की कमी से। प्रोटीन की कमी से बालों का जो रंग है वो उड़ने लगता है। त्वचा की बीमारियां हो सकती हैं, यानी कि किसी भी पोषक पदार्थ की कमी के कारण शरीर में उत्पन्न रोग को अभावजन्य रोग कहते हैं। अगर कोई व्यक्ति प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट दोनों ही किसी व्यक्ति के आहार से एक लंबे समय तक अनुपस्थित रही तो उसकी वृद्धि पूरी तरह से अवरुद्ध हो जाएगी। यानी कि अगर कोई व्यक्ति है और वो ना तो कार्बोहाइड्रेट और ना ही प्रोटीन युक्त खाना खा रहा है, तो क्या होगा? उसके शरीर में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की कमी हो जाएगी और उससे क्या होगा? उसकी जो वृद्धि है बिल्कुल रुक जाएगी, क्योंकि जो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन है वो क्या करते हैं? हमारे शरीर की वृद्धि के लिए काफ़ी
फ़ायदेमंद होते हैं, सहायक होते हैं, तो इनका होना हमारे भोजन में बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट नहीं खाएगा तो क्या होगा, उसकी जो ग्रोथ है, वृद्धि है, बिल्कुल रुक जाएगी। ठीक है, अब हम बच्चों देखते हैं विटामिन और खनिज लवणों के अभाव के कारण होने वाले कुछ रोग या विकार। यानी कि अब हम पढ़ेंगे विटामिन, जो विटामिन ए है, बी है, सी है, डी है, इनकी कमी से हमारे शरीर में कौन कौन से रोग उत्पन्न हो जाते हैं। और इसके अलावा हमारे जो खनिज लवण हैं जैसे कि कैल्शियम, आयोडीन और आयरन, इनसे कौन कौन सी बीमारियां हो जाती हैं इनकी कमी के कारण। सबसे पहले है विटामिन ए। विटामिन ए की कमी के कारण बच्चों क्षीणता, दृष्टिहीनता हो सकती है। यानी कि जो आई साइड है, जो आंखें कमज़ोर हो जाती हैं, जो बच्चों के दृष्टि दोष आ जाता है, दृष्टिहीनता या क्षीणता हो सकती है। इसके लक्षण क्या होते हैं? कमज़ोर दृष्टि, अंधेरे में कम दिखाई देना, कभी कभी पूरी तरह से दिखाई देना बंद हो जाना। यानी कि अगर विटामिन ए की कमी शरीर में, तो बच्चों विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? क्षीणता, दृष्टिहीनता। और इसके लक्षण क्या है? दृष्टि जो है वो कमज़ोर हो जाती है, अंधेरे में या रात में कम दिखाई देना, और कभी कभी तो जो पूरी तरह से दिखाई देना बंद हो जाता है। अब है हमारा अगला विटामिन, विटामिन बी1। तो बच्चों विटामिन बी1 की कमी से होने वाला विकार या रोग है बेरी बेरी। तो विटामिन बी1 की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी बेरी रोग होता है। और बेरी बेरी रोग के लक्षण क्या हैं? दुर्बल पेशियां और काम करने की ऊर्जा में कमी। यानी बेरी बेरी रोग के लक्षण हैं दुर्बल पेशियां, जो मसल हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं, और काम करने की जो ऊर्जा है वो कम हो जाती है। अगला विटामिन है विटामिन सी। और बच्चों विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग है स्कर्वी। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? स्कर्वी। और इसके लक्षण क्या हैं? स्कर्वी के लक्षण है मसूड़ों से खून निकलना और घाव भरने में समय अधिक लगना। यानी कि अगर हमारे शरीर में विटामिन सी की कमी हो जाए तो उसे कौन सा रोग होता है? स्कर्वी। और स्कर्वी के लक्षण क्या है? मसूड़ों से जो खून निकलने लग जाता है, और घाव, अगर चोट लग गई है कहीं पे, तो उसको भरने में, जो जख्म है उसको भरने में समय भी अधिक लगता है। अगला विटामिन है विटामिन डी। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स विकार हो जाता है। कौन सा अभावजन्य रोग होता है विटामिन डी से? रिकेट्स। और इसके लक्षण क्या हैं? अस्थियों का मुलायम होकर मुड़ जाना। यानी कि जो अस्थियां हैं वो सॉफ्ट होकर मुड़ जाती हैं। ये रिकेट्स विटामिन डी की कमी से होता है। और इसमें क्या है लक्षण? अस्थियों का मुलायम होकर मुड़ जाना। अब हम बच्चों कुछ खनिज लवणों के अभाव के कारण होने वाले रोग पढ़ेंगे। जैसे कि हमारा पहला खनिज लवण है कैल्शियम। और कैल्शियम की कमी से कौन सा विकार होता है? अस्थियां और दंत क्षय। यानी जो अस्थियां हैं और जो दांत है उनका क्षय होना। ठीक है, इसकी लक्षण है कमज़ोर अस्थियां। यानी कैल्शियम की कमी से अस्थियां जो हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं और हमारे दांत खराब हो जाते हैं, दंत या दांत टूटने लग जाते हैं, दांत कमज़ोर हो जाते हैं। तो ये सब क्या है? कैल्शियम की कमी से होने वाले विकार हैं। अगला खनिज पदार्थ है आयोडीन। इस खनिज लवण की कमी के कारण घेंगा या गॉइटर रोग हो जाता है। घेंगा रोग के लक्षण क्या है? गर्दन की ग्रंथि फूल जाती है। यानी कि जो गर्दन की ग्रंथि है, गले की जो ग्रंथियां होती हैं वो क्या है? फूल जाती हैं। और बच्चों में मानसिक विकलांगता आ जाती है। बच्चों में मानसिक विकलांगता और गर्दन की ग्रंथियों का फूल जाना आयोडीन की कमी के कारण जो घेंगा रोग होता है उसके लक्षण हैं। अगला हमारा खनिज लवण है लोह, जिसे हम आयरन भी कहते हैं। और इसकी कमी से क्या हो जाता है? अरक्तता, यानी कि एनीमिया, जिसे हम एनीमिया भी कहते हैं। ये आयरन की कमी से यानी लोह की कमी से होता है और इसके कारण कमज़ोरी होने लग जाती हैं। ठीक है, तो ये हो गए बच्चों विटामिन और खनिज लवणों के अभाव के कारण होने वाले कुछ विकार। तो बच्चों आज के क्लास में सिर्फ इतना ही। आई होप यू लाइक दिस क्लास। मैं आशा करती हूँ आपको ये क्लास पसंद आई होगी। आगे की वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल। थैंक यू।